नमस्कार दोस्तों। कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं जल्द ही ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूं, तो आज हमने इसका आगाज शुरू कर दिया है। देखो, ये है पेपर हमारा 12 दिसंबर 2018 का सेकंड शिफ्ट का है। मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें वैसे ही 55 क्वेश्चन है, तो इसको कराने में हमारा वीडियो वैसे ही लंबा होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 5400 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो, 20% की इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी। अब इफेक्टिव रेट कैसे ज्ञात करते हैं हम। इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए हम ज्ञात करते हैं A+B+AB/100। अब इसमें ए को भी हमें क्या मानना है, 20 मानना है, और बी को भी क्या मानना है, 20 ही मानना है 2 साल के लिए। तो कितना हो जाएगा, 20+20+20 गुणा 20/100। एक बिंदु से एक बिंदु कट जाएगी, और 20 और 20 40 और 4 44। हम डायरेक्ट दिमाग में निकाल सकते थे कि 20 और 20 40 और 4 44, इसकी 2 साल की क्या आ जाएगी, इफेक्टिव रेट आ जाएगी। अब हम इसको क्वेश्चन में लगा देंगे, 5400 इंटू 44/100। देखो, दो बिंदु से तो दो बिंदु काट देंगे। अब मैंने आपको कैलकुलेशन को फर्स्ट वीडियो बनाया था, मल्टीप्लाइकेशन का कंप्लीट वीडियो था, उसमें आप देखना। अगर आपको ऐसे गुणा करना नहीं आता है जल्दी से, तो देखो क्या करना है। सबसे पहले इकाई के अंकों को गुणा कर देना है। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, एक कैरी आ जाएगा। फिर जो नजदीक वाली संख्या है उनको गुणा कर दो, और बाहर वाली है उनको गुणा कर दो। कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और 4 चौक 16, 20 3 36, और एक कितना हो जाएगा, 37। फिर देखो, इसका दाहिकांक और इसका दाहिकांक, इकाई के अंकों को अब छोड़ देंगे, दाएं के अंकों को आपस में गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 3 कैरी था ना हमारा, 3 कैरी था, तो कितना हो जाएगा, 23। तो ये 2376 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों, सीआई निकालने के हमारे पास 5 तरीके हैं। इसको हम 20% इफेक्टिव रेट से भी निकाल सकते थे। इसका हम निकालते कितना, 1/5 निकालते, इसका 1/5 निकालते, फिर इसका वापस से 1/5 निकालते। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन लंबा हो जाता। और जो दूसरा तरीका था हमारा, उस वो क्या था, इसका हम 1/5 निकालते, फिर हम इसका 1/5 निकालते, और फिर हम इसको 2 साल के लिए था तो 2 1 से गुणा करते, तो ऐसे भी हमारा लंबा हो जाता। और अगर हम इसको इस तरीके से करते, जो हमारा बेसिक तरीका है, 120/100 गुणा 120/100, तो इस तरीके से भी हमारा लंबा हो जाता। लेकिन हमें लेके वही चलना है, जो शॉर्ट से शॉर्ट तरीका है हमारा, हम उसी से लेकर चलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फाइनल आंसर 2375 फर्स्ट क्वेश्चन का। हमें खाली इतना ही करना है, 5400 इंटू 44/100, 2 साल की इफेक्टिव रेट से। देखो, अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है। अब इसमें 4 ऑप्शन है हमारे। पहला ऑप्शन है 3551, और दूसरा है कितना है, 75 104, और तीसरा ऑप्शन है 49 133, और चौथा ऑप्शन है हमारा 63 95। दोस्तों, इसमें हमें गौर करने वाली बात यह है कि जो सह अभाज्य, ये सब इस शब्द पे गौर करना है। देखो, अभाज्य नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें स्वयं स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे देखो, 7 हो गई, 7 में 7 के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 11 हो गई, 11 में एक का जा सकता है और खुद 11 का जा सकता है। 13 हो गया, 13 में एक का जा सकता है और खुद 13 का जा सकता है। इसी प्रकार देखो, 73 नंबर है, इसमें एक का जा सकता है और खुद 73 का जा सकता है, और किसी भी नंबर का भाग नहीं जा सकता। जैसे 97 है, तो 97 में एक तो एक का जाएगा भाग, और एक इसका जाएगा, एक खुद 97 का जाएगा। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर या अभाज्य नंबर होते हैं। लेकिन इसमें एक दिया है कि सह का मतलब होता है साथ में, यानी कि दोनों संख्याओं को साथ में लेकर चलना है। अगर दोनों संख्याओं को हम में से वही संख्या चूज करनी है जिसका एचसीएफ एक नहीं है, जिसका एचसीएफ एक नहीं है, तो वो संख्या क्या होगी, सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। और जिसका एचसीएफ एक है, जिसका एचसीएफ क्या है, एक है, अगर जिसका भी एचसीएफ एक है, वो क्या होगी, सह अभाज्य संख्या होगी। अब देखो, 35 और 51 का एचसीएफ कितना होगा, एक ही होगा। इसी तरह 75 104 का एचसीएफ भी कितना होगा, क्योंकि ये दोनों संख्या किसी भी कॉमन फैक्टर से और नहीं कट रही हैं, इनको देखने में लग रहा है, तो इसका एचसीएफ भी कितना होगा, एक होगा। अब 49 को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, 7 गुणा 7 आ रहा है, और 133 को देखते ही हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए, कितना, 19 संता 133, 19 गुणा 7 है।
तो इसका HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर का क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, 49 और 133। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। तो देखो मैंने आपको जो पहला वीडियो बताया था उसमें हमने संख्याओं के बारे में विभाज्यता के जो रूल पढ़े थे, आप एक बार उनको भी जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर 6 का पूछा है तो आगे आपको किसी भी संख्या का पूछ सकता है। तो देखो जब भी हमें 6 का पूछता है कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित है, तो हम डायरेक्ट 6 से चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे 2 से और किससे, 3 से। देखो 2 से और 3 से ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हमें देखना है सबका इकाइकांक। सबसे पहले इकाइकांक देखना है, अगर सबका इकाइकांक सम संख्या या 0 2 4 6 8 है तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। तो ये सारी संख्या तो 2 से विभाजित होगी। अब देखना है कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम हमें पता है कि संख्याओं का जो योग होता है, अगर वो संख्याओं का योग 3 से विभाजित है, अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो देखो 2 और 1 कितना, 3 और 3 6, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 और 8 18, 18 में 3 का भाग देंगे तो ये क्या है, विभाजित है। ये 2 से पहले विभाजित थी और 3 से हमने चेक कर लिया, तो ये संख्या क्या है, 6 से विभाजित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब आगे के ऑप्शन हमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें खाली पूछा है कि 6 से विभाजित है। इसमें ना तो हमें ये पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या या फिर कोई बड़ी से बड़ी संख्या। अब आगे वाली संख्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा आंसर आ गया ए। अब देखो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72/100 और 175/108 का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों सबसे बहुत ही सिंपल है, 172/100 हमें इनका गुणनफल पूछा है, तो हम इन दोनों को गुणा कर देंगे 175/108। अब देखो हम 72 और 108 को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि 12 का कितना होता है, 72, और 12 × 96, 12 नाम है 108 है। इसको काट दिया, फिर देखो किससे काटेंगे, 25 से काट दो इसको, 25 चौका 100, और इसको काट दो 25 150, 25 संता 175। फिर ये देखो इसको काट देते हैं हम किससे, 2 से काट दो, 2 तिया 6, और इसको काट दो 2 दूनी 4, फिर 3 को इससे काट दो, कितना 3 तिया 9। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, ऊपर तो कितना आ गया 7 और नीचे कितना आ गया 3 दूनी 6। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, बहुत ही सिंपल है। यह आपके 12 दिसंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है, आपके पास होगा तो आप उसमें से देख लेना एक बार। हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 70 से 100 के बीच में क्या ज्ञात करनी है अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन करवाया था तो उसमें डिटेल में बता दिया था। तो अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। देखो 70 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होगी, एक तो होगी 71 होगी, उसके बाद में कौन सी होगी 73 हो जाएगी, फिर 74 5 6 7 8 79 हो जाएगी, फिर 80 81 82 83 83 हो जाएगी, फिर 84 5 6 7 8 9 89 हो जाएगी, और उसके बाद में 90 91 2 3 4 5 6 7 97 हो जाएगी, और एक हो जाएगी 93 93 नहीं होगी, हाँ यही होगी। कितनी संख्याएं हो गई, ये 6 संख्याएं। ये तो आप आराम से ऐसे लिख के भी कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक मैक्सिमम 30-35 सेकंड लगेंगे, आपको ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये हमारी 6 संख्याएं हो जाएगी कितनी, 70 से 100 के बीच में। देखो अगला क्वेश्चन है, 6.5 इंटू 0.0004, इसको गुणा करना है। तो देखो 6.5, इसको इसके पॉइंट को भूल जाओ एक बार। 65 का डबल कितना होता है, 130, और 130 का डबल कितना होता है, 260 होता है। कितना हो गया, 260 है। अब देखो पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 संख्या छोड़ के तो इधर पॉइंट है, और एक ये 5, तो हमें 5 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है, 1 2 3 4 और ये 5। तो कितना आ जाएगा, 0.0026, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया है हमें कितना, 27:64 है। तो उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। दोस्तों जब भी घनों का आयतन का अनुपात दिया जाता है हमें, घनों का आयतन क्या होता है, वो क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का अनुपात दिया है हमें कितना, अनुपातों का आयतनों का अनुपात दिया है कितना, 27:64।
64 है। तो भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, इनका क्यूब रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। और फिर दोस्तों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² है, 6 गुणा भुजाओं का स्क्वायर है, क्योंकि घन के अंदर 6 सतहें होती हैं तो सभी का एक सतह का क्षेत्रफल होता है a² तो 6 का स्क्वायर, 6 का कितना हो जाएगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो देखो 6 गुणा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9:6 गुणा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। देखो 6 से तो 6 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9:16 क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का अनुपात आ जाएगा दोनों घनों के बीच में। देखो अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार से पहली और दूसरी आकृति के बीच में संबंध है उसी प्रकार तीसरी और चौथी के बीच में संबंध क्या होगा। दोस्तों इसको हमारे देखते ही हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, देखो पहले त्रिभुज था, उसके बाद में क्या है, त्रिभुज और चतुर्भुज है। तो पहले त्रिभुज था, उसके बाद में क्या बना दिया, चतुर्भुज बना दिया। फिर देखो आगे क्या दिया है, चतुर्भुज दिया है। तो चतुर्भुज का संबंध किससे हो जाएगा, फिर पंचभुज से हो जाएगा या पांच भुजाओं से हो जाएगा, पांच भुजाओं से हो जाएगा। पहले 3 भुजा थी, फिर 4 हो गई, फिर 4 से क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा आंसर, पंचभुज। तो दोस्तों हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन था 9 नंबर का, वो बोर्ड ने क्या है उसको डिलीट कर दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है 10वां, एक व्यक्ति है ओ से पश्चिम की ओर मुख करके 4 किलोमीटर चलता है और ए पर पहुंच जाता है। उसके बाद में वो दाईं ओर मुड़ता है और कितना, 4 किलोमीटर चलता है और बी पर पहुंच जाता है। उसके बाद में वो क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है और फिर 4 किलोमीटर चलता है और उसके बाद में सी स्थान पर पहुंच जाता है। उसके बाद में वापस से दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलने के बाद में डी पर पहुंच जाता है और फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलने के बाद में ई पर पहुंच जाता है और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलने के बाद में बिंदु एफ पर पहुंच जाता है। तो बी और डी के बीच में दूरी हमें ज्ञात करनी है। जो ये बी और डी है ना, इसके बीच की दूरी हमें क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन 10 लाइन के अंदर लिखा हुआ था, मैंने इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर ऐसे पूरा क्वेश्चन ही लिख देता तो बहुत टाइम भी लग जाता। तो मैंने इसको बहुत छोटा कर दिया है। तो हम चलते हैं, अब हम इसमें साइड्स नहीं दिया, हमें हमें क्या इसमें क्या दिया है कि बी और डी के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। इसमें ना तो ये पूछा है कि वो कौन सी दिशा में उसका मुंह है, ऐसा कुछ नहीं है। दिशाओं के लिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और क्या, पश्चिम। इनके बारे में थोड़ा सा इतना ही पता होना चाहिए कि ऊपर की तरफ दक्षिण होती है, नीचे ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण, और दाईं साइड की तरफ पूर्व और इधर पश्चिम। और अगर आपको ऐसे भी नहीं पता होता है, दिशाओं के बारे में अगर ज्ञान नहीं होता है, तो दोस्तों जिस दिशा में सूरज उगता है या जिस दिशा में सूर्योदय होता है, आप उस साइड में मुंह कर लो। ये मान लो आके आपने पूर्व की तरफ मुंह कर लिया, तो सूर्योदय की तरफ मुंह कर लिया तो वो तो क्या होगा, पूर्व होगा। सूर्य जिस साइड में आप मुंह करते हो वो क्या है, पूर्व है। और आपके पीछे की साइड में क्या है, पश्चिम है। तो जो आपका बायां हाथ होगा, आपने अगर इस साइड में मुंह किया है तो आपका बायां हाथ किधर होगा, इस साइड में होगा। यानी कि आपका बायां हाथ उत्तर देने की क्षमता रखता है, बायां हाथ उत्तर देने की क्षमता रखता है। और दाएं हाथ में क्या होता है, आपके दम होता है, दाएं हाथ में दम होता है। तो आप इस तरह से चारों दिशाओं को याद रख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में तो दिशा याद करने का ऐसा कुछ है ही नहीं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति है, यहाँ से चलता है, वो कितना, 4 किलोमीटर चलता है। दिशाओं को छोड़ दो, इस क्वेश्चन में दिशा का कोई लेना देना नहीं है। 4 किलोमीटर चलता है और यहाँ पर पहुंच जाता है। उसके बाद में वो दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, वापस से 4 किलोमीटर चलता है। फिर वापस में क्या करता है, बी पर पहुंच जाता है और वापस से 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से चला, उससे पहले चला, ए पर गया, उसके बाद में बी पर गया और फिर बी से 4 किलोमीटर चला और सी पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच जाता है। उसके बाद में वापस से किधर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, वापस से दाईं ओर मुड़ता है और यहाँ पर कोई बिंदु है, क्या है, डी है। डी बिंदु पर पहुंच जाता है, कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। और फिर हमें क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि बी और डी के बीच में सबसे कम दूरी। अब ये देखो, ये तो रहा बी और ये रहा क्या, रहा डी। तो इनके बीच में जो ये सबसे कम दूरी, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय हो गया। 3 4 तो ये कितनी हो जाएगी, 5। तो ये 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय
दोस्तों आपको सबको पता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदुओं के निर्देशांक है -2 और 2 और 10 और -6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक तौर पर 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। अगर दोस्तों हमारे पास ग्राफ होता, अगर ग्राफ होता तो हम क्या करते, हम डायरेक्ट ही मान रख के और सीधी लाइन लाइन खींच कर उनको अनुपात में विभाजित करके हम डायरेक्ट से बता देते कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होते, जो हमारे कटान बिंदु के ऊपर आते, वही हमारे क्या होते, निर्देशांक होते। लेकिन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एग्जाम में एलईडी होगी, हाथ में पेन होगा, एक व्हाइट पेज होगा और एलईडी के सामने स्क्रीन होगी। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं होगा, ये क्वेश्चन उसमें से डिस्प्ले होगा। तो देखो हमें करना कैसे है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो ये क्या होता है एक्स और एक्स, ये तो होता है एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है वाई वाई डैश वाई एक्सिस। जो आड़ी लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और जो खड़ी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो इधर तो क्या होता है प्लस होता है अक्स का मान, और वाई का मान ऊपर प्लस होता है, और अक्स का मान बाएं तरफ में क्या होता है माइनस होता है, और वाई का मान नीचे की तरफ माइनस होता है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपको ऐसे ही बेसिक के लिए थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अक्स वन का मान कितना है, माइनस में कितना है, अक्स वन का मान कितना है, माइनस में 2 है, और अक्स टू का मान कितना है, अक्स टू का मान कितना है, अक्स टू का मान है 10 है। इसी प्रकार देखो वाई वन का मान कितना है, सबसे पहले क्या आता है अक्स का मान आता है, और उसके बाद में क्या आता है वाई का मान आता है। पहले अक्स अक्स का अक्स 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 का मान लिखते हैं हम, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। उसके बाद में वाई का लिखेंगे, चाहे से वो प्लस में हो माइनस में हो। तो इसमें अक्स टू का मान कितना है, अक्स टू का मान लिख दिया हमने, वाई वन का मान कितना है 2 है, और वाई टू का मान कितना है, वाई टू का मान कितना है इसमें माइनस में 6 है। और फिर देखो m1 और m2 के मान कितने हैं 3, और कितना है 1 है। अब हम आराम से निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम अक्ष के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो देखो अक्ष के निर्देशांक में m1 का मान कितना है, m1 का मान कितना है 3 है। 3 को हम अक्ष 2 से गुणा करेंगे, अक्ष 2 का मान कितना है 10 है, तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर देखो इन दोनों के बीच में क्या है प्लस है। फिर देखो m2 अक्ष 1, m2 का मान कितना है, m2 का मान कितना है 1 है, और x1 का मान कितना है -2 है। तो -2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। बटा में देखो m1 प्लस m2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा x का मान। अब देखो y का मान हम कैसे निकालेंगे, m1 को कितना है 3 है, और y2 का मान कितना है -6 है, 6 18, माइनस में कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, प्लस m2 कितना है 1 है, और y1 m2 और y1 कितना है 2 है, प्लस में 2 बटा m1 प्लस m2, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम इनको सोल्व कर लेंगे। 30 में ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 30 में से माइनस दोगे तो कितना हो जाएगा 28 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। माइनस का 18 है, माइनस का 18 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 16 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 4। तो ये 7 और 4 हमारा क्या आ जाएगा 7 और 4। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, 7 और -4, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, पहले अक्स का मान लिखना है उसके बाद में वाई का मान लिखना है। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एम कोई नल है, पाइप है, एम है वो टंकी की क्षमता का 2/3 भाग 24 घंटे में, तथा एन है वो टंकी की क्षमता का 5/6 भाग 60 घंटे में भर सकता है। तो अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। दोस्तों मैंने टाइम एंड वर्क सॉरी ये टंकी वाला पाइप एंड सिस्टम आपको पढ़ाया था, तो उसमें डिटेल में आपको पढ़ाया था, आप वो वीडियो एक बार जरूर देखना। देखो जब भी इस तरह से आ जाए तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली का तो भाग देना है और नीचे वाली से गुणा करना है। अब देखो 24 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो एन कितने घंटे में भर सकता है, पूरी टंकी को बार दिया 36 घंटे में। अब देखो एन एन पूरी टंकी को कितने समय में भर सकता है, 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 12,
और 12 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 सेकंड कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो एक की एफिशिएंसी या दक्षता कितनी आ जाएगी, 72 में 36 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 72 में 72 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये टोटल वर्क है कितना है हमारा, 72 है। ये जो टोटल वर्क है 72, इसमें हम इन दोनों की एफिशिएंसी का भाग दे देंगे 3 का तो कितना आ जाएगा, 24। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, 24 घंटे में टंकी को पूरा भर देंगे। देखो सेम टू सेम टाइम इसी का अगला क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी क्रमशः 5 तथा 4 घंटे में टंकी को भर सकते हैं और सी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो पहला नल है ए, वो टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 5 घंटे में। और बी भर रहा है कितने घंटे में, 4 घंटे में। लेकिन सी क्या कर रहा है, सी खाली कर रहा है 8 घंटे में। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 40 और 40। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे या दक्षता निकाल लेंगे या इनकी कार्य करने की क्षमता निकालेंगे। तो 40 में 5 का भाग देंगे तो एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। बी की कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और सी की कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। माइनस में 5 आ जाएगी क्योंकि ये खाली करने वाला नल है। अब जो ये टोटल वर्क कितना है, 40 है। टोटल वर्क 40 है। अगर इस काम को तीनों को मिलकर एक साथ करना है तो देखो ए और बी तो बढ़ने वाले नल हैं तो 10 और 8 18 हैं। लेकिन सी है वो कितने खाली कर रहा है, 5 खाली कर रहा है। तो 18 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40/13। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो कथन क्या है इसका, डॉक्टरों का कहना है कि सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यानी कि सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और इसके निष्कर्ष दे रखे हैं, सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। और दूसरा है शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों कथन और निष्कर्ष में हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हमें लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। और जिसके बारे में हमें बताया जाता है हमको वहीं तक सीमित रखना है, हमें पैर नहीं पसारने हैं। देखो सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये बात सही है। लेकिन इसमें यह थोड़ा बताया गया है कि सुबह का योगाभ्यास ही स्वास्थ्य के लिए एकमात्र तरीका है। तो हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। और इसमें है कि शाम के समय योगाभ्यास हानिकारक है। देखो इसमें कहीं बताया गया है कि शाम के समय अगर हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारे लिए हानिकारक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, यानी कि कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि सीआई छमाही हो, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो क्या है, छमाही है, तो किसी राशि की 10% की दर से 1 वर्ष बाद परिपक्व राशि कितनी हो जाती है, यानी कि अमाउंट हो जाता है 13,230 रुपए हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है पी मतलब प्रिंसिपल या मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हम इसको सबसे बेस्ट से बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो पी गुणा 10% है तो 10%। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, छमाही है। अगर छमाही आ जाती है, छमाही का मतलब क्या हो जाता है, 12/6। 12/6 का मतलब कितना हो गया, 2। यानी कि 1 साल के अंदर वो 2 बार ब्याज लगा रहा है। यानी कि जैसे ही 6 माह का समय होता है और उसके बाद में ब्याज पर ब्याज लगा देता है, ये मतलब होता है छमाही का। तो हमें क्या करना है कि दर को तो क्या करना है, आधा कर देना है। और जो समय है उसको क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो देखो प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है तो प्रिंसिपल गुणा, अब देखो दर कितनी हो जाएगी, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितनी हो जाएगी, 5%। मतलब कितना हो जाएगा, 105/100 गुणा 105/100। 2 साल के लिए हम 2 बार गुणा कर देंगे। फिर जो हमारी अमाउंट है, अमाउंट कितना है, 13,230 है। अब हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 से कट जाएगा कितनी बार, 21 बार। और ये 20 बार, ये कट जाएगा कितने बार, 21 बार। और ये नीचे वाला कट जाएगा 20 बार। अब ये देखो कितना हो रहा है, 3 है और 1 4 2 6 3 9, 9 से कट जाएगा और फिर 9 से ये भी कट जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 4 9 चौक 36, कितना बचाएगा 6 9 संता 63। ये तो 21 से भी कट सकता था, 21 संता 147 होता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, इसको काट देंगे हम। 3 से काटा कितनी बार, 7 बार। और ये 3 से काटा कितनी बार,
7 बार। अब देखो सातों सातों 49 दिया कितना होता है, 49 दिया भी कितना होता है 147। तो ये कितना आ गया 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पी को ज्ञात करने के लिए ये 7 से हमने काट दिया, पी बराबर क्या हो जाएगा, जो ये इसके बट्टा में है ये इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दिया 12, कितना हो गया 12। अब 1 2 और 3 बिंदु लगा देंगे इसके, तो ये 12,000 क्या आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, श्री ने जय की ओर संकेत करते हुए कहा वह मेरी बेटी की माँ, यानी कि कोई आदमी है श्री, वो जय की ओर संकेत करते हुए कहता है कि वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है। यानी कि मान लो अगर ये श्री है, ये श्री है, ये इसकी बेटी हो जाएगी कोई। बेटी को हम किससे करेंगे, माइनस से। देखो अगर नीचे की तरफ एरो कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, बेटा है या बेटी है, कुछ भी है, बेटी है। और फिर देखो बेटी की माँ, अब इसकी माँ कौन हो जाएगी, ये माँ हो जाएगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी को हम इस साइन से डिनोट कर रहे हैं। ये पति है और ये क्या है, इसकी पत्नी है। कि माँ के पिता, अब इसका पिता, इसका पिता, पिता के लिए हम ये एरो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ये क्या हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा। के पिता का बेटा है, यानी कि ये क्या है, बेटा। कौन है, ये बेटा कौन है, ये बेटा है, वो कौन है, जय, ये है जय। तो देखो ये दोनों भाई बहन हो गए। अब पत्नी का भाई क्या हो जाएगा, या तो साला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साला। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कोण ए और कोण बी रेखा युग्म है। रेखा युग्म का मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री है। यदि ए माइनस टू बी बराबर 30 डिग्री हो तो कोण ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों हमें पता है कि ए प्लस बी का मान कितना होता है, 180 होता है। और क्वेश्चन में हमें दिया है ए माइनस टू बी, ए माइनस टू बी बराबर कितना है, 30 डिग्री है। तो हम इसको आसानी से 16 कर लेंगे। देखो हम इनके चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो कितना, ए से तो ए कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3b। 3b बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो b बराबर तो कितना हो जाएगा, 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोणों का मान कितना है, 180 है। एक का मान 50 है तो दूसरे का मान कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 130 डिग्री हो जाएगा। 50 और 30 180 हो गया ना, 130। यानी कि ए का मान तो कितना हो गया 130 और बी का मान कितना हो जाएगा 50। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिन में करता है और शेष काम बी की सहायता से 4 दिन में करता है। तो बताओ ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये तो हमें बोनस पॉइंट दे दिया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। देखो 7/10 काम तो किया उसने अकेले ने करा है, तो जो शेष काम बच गया 3/10 भाग, 3/10 भाग ए प्लस बी मिलकर करेंगे 4 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले का तो भाग दे दो, नीचे वाले से गुणा कर दो। तो 3/10 था तो तीन तीन 4 में तो भाग दे देंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाता, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते, 40/3 में करते। अगर ऑप्शन में ये है तो ये आंसर हो जाएगा। शायद ऑप्शन में क्या दे रखा है, हाँ पूरा ही दे रखा है 13 सही 1/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 40/3 था तो ये 4 थोड़ा आएगा, इसके नीचे 3 ही तो आएगा ना, ये तो थोड़ा देख लिया करो आप भी। कितना हो जाएगा 13 सही 1/3 हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 21 की जगह 12 से गुणा करने पर मान 198 कम आता है। तो हमें क्या करनी है, वो संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि कोई नंबर था, अक्स था, उसको 21 से गुणा करना था और गुणा कर दिया किससे, 12 से। तो मान कितना कम आया, देखो मान 21 की जगह 12 से गुणा किया, कितने कम से गुणा किया, 9 से कम किया। 9 से कम किया तो मान कितना कम आया, 198 कम आया। तो हमारा जो अक्स का मान क्या आ जाएगा, हम 198 में 9 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, एक बच जाएगा 9 दूनी 18, यह 22 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है,
सैंडी और इसके बीच में ये संबंध दे रखा है, तो हमें फिर आगे पूछा है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, यानी कि इसको इस तरह से लिखा जाता है तो इसको आगे फिर किस तरह से लिखा जाएगा। देखो इसको देखने में ही हमारे पास समझ में आ रहा है कि ये इनके अपोजिट अक्षर हैं। देखो हाई स्कूल, आजाद, मालवीय नगर, दूध वाला और बॉय, तो इसका क्या हो जाएगा, कैक्स, इंडियन रेलवे, आजाद और जीटी रोड, और क्या हो जाएगा, लव यानी कि वी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इनके अपोजिट अक्षर लिखे गए हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया है एक बेलन है, उसकी त्रिज्या कितनी है r1, और एक शंकु है, उसकी त्रिज्या कितनी है r2, और जो r1 है उसका मान क्या है, r2 से ज्यादा है। तो इनमें से किसका बल ज्यादा होगा अगर दोनों का क्या है, आयतन समान है। दोस्तों जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्या करना है कि जो F बराबर बल बराबर क्या होता है, एम जी, एम बल बराबर क्या होता है, एम जी, यानी कि बल का त्रिज्या से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर दोनों का आयतन समान है तो दोनों का बल भी क्या होगा, दोनों का बल भी क्या होगा, बराबर ही होगा। अगर आयतन समान है तो दोनों का बल भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि बल बराबर, अगर हम इसको साइंस की तरह देखें तो F बराबर क्या होता है, एम जी, एम का मतलब होता है द्रव्यमान और जी का मतलब होता है गुरुत्व त्वरण, यानी कि त्रिज्या का कोई रोल नहीं होता। अगर द्रव्यमान समान है तो दोनों का बल भी क्या होगा, बराबर होगा। और अब है हमारा अगला क्वेश्चन है, 2007 में हमें ज्ञात करना है कंपनी की बिक्री। ये नीचे हमें साल दी गई है और ये इसकी बिक्री है। तो देखो 2007 में इसकी बिक्री डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, 30 लाख हो जाएगी, 30 लाख हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कुछ हमारे बोनस पॉइंट हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें कोई टर्म दी गई है W23T7 U21R9, तो इसके आगे की टर्म क्या होगी। देखो इसमें क्या हो रहा है, दो की कमी हो रही है, तो आगे भी क्या होगी, दो की कमी हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, एस के साथ कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, क्योंकि एस 19 नंबर पर आता है, यू 21 नंबर पर आता है और डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है। फिर देखो 7 और 2 कितना हो रहा है, 9, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 के साथ में क्या आता है, के, लेकिन यहाँ पर देखो आई का उल्टा लिखा है आर, और यहाँ पर देखो जी का उल्टा लिखा क्या, टी लिखा है, तो के का उल्टा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा S19P11। देखो अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। इसमें कथन दिया गया है कि प्राकृतिक स्रोतों की कमी अक्ष देश की प्रमुख समस्या है, यानी कि जो प्राकृतिक स्रोतों की कमी है वो अक्ष देश की प्रमुख समस्या है। ये तो है पहला कथन। और दूसरा है कि जनसंख्या विस्फोट कमी का कारण है। अब इसके निष्कर्ष क्या दिए हैं, पुनर्नवीकरण एकमात्र समाधान है, यानी कि जो संसाधन है उनका पुनर्नवीकरण एकमात्र समाधान है। ये किस में कहा गया है, निष्कर्ष में। लेकिन इसके बारे में हमारे कथन में कोई चर्चा की गई है क्या, नहीं की गई है। तो हमें जो जिस बारे में चर्चा नहीं की गई उसके बारे में हमें कोई ध्यान नहीं देना है, तो हमारा पहला निष्कर्ष नहीं होगा। दूसरा देखो, जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक स्रोतों पर बोझ है, ऐसा हमें कुछ इसमें बताया गया है कि इसका जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक स्रोतों पर क्या बोझ पड़ रहा है, तो ये भी हमारा निष्कर्ष नहीं होगा, यानी कि ना तो पहला होगा ना ही दूसरा होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अब इसको देखते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, G7, Z26, H8, X24, I9, V22, यानी कि जो अक्षर दिया गया है और जितने नंबर पे उसका नंबर दिया गया है, जी 7 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पर आता है। अब देखो जी एच आई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। जे कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर आता है। फिर देखो 26 -2 24 -2 22, फिर -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 के साथ नंबर कौन सा आएगा, डिजिट कौन सा आएगा, टी आ जाएगा। टी कितने नंबर पर आता है, 20, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा J10T20। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 184 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 15% का लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों उसको कितने में बेचा गया है, 184 रुपए में बेचा गया है, 184 में बेचा गया है। तो 20% की हानि होती है तो उसको बेचा कितने में गया,
80% में बेचा गया। तो अगर उसको 15% का लाभ कमाना है तो अब कितने में बेचेंगे, 115 में बेचेंगे। अब देखो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक 4 से कटेंगे दोनों, 4 दूनी 8, और ये कितना है 4 चौक 16, और 2 24, 4 6 24, ये 2 से भी कट जाएगा वापस, कितना बार कट जाएगा 23 बार। यहाँ पर नीचे क्या बचाएगा, अब 10 बचाएगा। अब 10 का हम आराम से पॉइंट से बिंदु लगा देंगे। देखो 23 से गुणा करेंगे, 23 चौक 92, 23 पंचू 115, हासिल की कितनी हो जाएगी 11, 23 एकम 23, 23 एक 34, 34 हो जाएगा, 34 हासिल की कितनी हो जाएगी 3, 23 एकम 23 और 3 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और नीचे कितना था 10 था, तो कितना हो जाएगा 264.50, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी कि अब उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, 264 रुपये और 50 पैसे में बेचा जाएगा। देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। सभी बी क्या है एस है, सभी बी क्या है एस है, सभी एस क्या है डी है। देखो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है बी है, सभी बी क्या है एस है, सभी बी है एस है, और फिर आगे क्या दिया है कि सभी एस, तो ये सभी एस है ना, ये सभी एस क्या है डी है, सभी एस डी है। कुछ डी पी है, कुछ जो ये डी है ये क्या है कुछ डी पी है। इस तरह से हम डायग्राम बना लेंगे तो हमारा क्वेश्चन कथन निष्कर्ष कभी भी गलत नहीं होगा। जो ये वेन डायग्राम इस तरह से बनाना है हमें। अब देखो हम निष्कर्ष देखते हैं, सभी बी के पी होने की संभावना है। अब देखो बी और पी का कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। कुछ एस पी है, देखो एस और पी का कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। कुछ डी के बी होने की संभावना है, कुछ डी के बी होने की संभावना है। देखो सभी एस, सभी बी क्या है एस है, और सभी एस क्या है डी है, तो कुछ डी भी क्या होंगे बी होंगे, और कुछ डी क्या होंगे एस होंगे। तो ये हमारा थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर अगला है कोई एस पी नहीं है, कोई एस पी नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई हमें कथन के अंदर कुछ बोला गया है क्या, तो हमें नेगेटिव नहीं लेना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो पहले से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर पूरी क्वेश्चन कराता हूँ। तो अब हम अगला पार्ट इसका मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा, शायद कल ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।